हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कैब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब वीडियो में, जिसमें क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिनका नाम है हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो साइन फलन है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। तो साइन फलन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, और जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। मतलब डोमेन मतलब प्रांत होता है आर, और परिसर क्या होता है -1 से 1। मतलब इसकी कोई भी वैल्यू रख लो, वो -1 से +1 और उनके बीच की सभी वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही कॉस का होता है, कॉस में आर इसका डोमेन होता है, और रेंज क्या होती है -1 से 1 के बीच। और ऐसे ही हम टेन की बात करेंगे। टेन फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। टेन फलन जो होता है, टेन में ये आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 कॉमा n बिलोंग्स टू z। ये इसमें दे रखा है कि मतलब जो टेन फलन है वो आर माइनस जो 2n+1 π/2 वाली वैल्यूज जितनी भी होंगी उनको हटाकर जितनी भी वैल्यूज हैं उनके बीच में डिफाइन है। और ये आर, इसकी जो रेंज होती है वो आर होती है। मतलब ये वाली वैल्यूज को छोड़कर, जो π/2 वाली वैल्यूज होती हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज जो हैं आर में आती हैं इसकी, क्योंकि इन वैल्यूज पर ये इनफाइनाइट बन जाता है, जिसको हम कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि वो वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि क्या होती है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। ये वाली छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज पर ये डिफाइन है। और इसमें आर में इसका परिसर है, आर इसका परिसर, और आर माइनस ये वाला जो लिखा है वो इसकी रेंज परिसर प्रांत है। अब देखिए, ये वाला कॉर्ड जो होता है, कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। ये आर इसका जो रेंज होता है, परिसर होता है, मतलब प्रांत होता है इसका डोमेन, वो आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। z क्या है इसमें? इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है। मतलब z की जो कॉर्ड में वैल्यूज होती हैं, जो n पाई का मतलब है पाई 2 पाई 3 पाई इस तरीके की, और जीरो की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब जो हमें पता ही ना हो, इसलिए जो हमारा इन वैल्यूज को छोड़कर, इन पॉइंट की वैल्यूज को छोड़कर बाकी सभी आर में डिफाइन है। अब हम सेक की बात करते हैं। सेक फलन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। सेक आर माइनस एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2 कॉमा n बिलोंग्स टू z आर माइनस -1 कॉमा 1। अब देखिए, ये वाला जो सेक फलन होता है वो 2n+1 π/2 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यूज इनफाइनाइट होती हैं। और ये वाली इनकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाती हैं कि आर माइनस -1 कॉमा 1। ये दोनों ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है? ये वाला संवृत अंतराल, और ये वाला कौन सा होता है हमारा? विवृत अंतराल। देखिए, इन दोनों में इसका मतलब ये होता है, इसमें जो भी वैल्यूज होगी, जैसे कि ये -1 और 1 दिया है, मतलब इन पर और इनके बीच की सभी वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइन है। मतलब -1 और +1 पर ये फंक्शन डिफाइन है। इनकी -1 +1 वैल्यू हम ले सकते हैं, और इसका मतलब होता है कि इनके बीच की सभी वैल्यूज हम ले सकते हैं, और ये दोनों सिरे वाली वैल्यू जो होती है -1 1, उनको हम नहीं ले सकते। इसमें क्या दे रखा है कि जो इनका रेंज होता है वो r माइनस -1 कॉमा 1। मतलब जो r से इनके बीच की सभी वैल्यूज को हटा दें, और जो वैल्यूज ये -1 +1 है ये होती हैं सेट की होती हैं, लेकिन इनके बीच की कोई भी वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब इसका देखिए कॉसेक का ये है कि r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू n पाई कॉमा n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू z। ये भी वही दे रखे कि जो पाई 2 पाई और 0 की वैल्यूज होती हैं कॉसेक में, वो डिफाइन नहीं है, वो इनफाइनाइट होती हैं, इसलिए नॉट डिफाइन ये होंगी। और ये वाला जो इनकी रेंज होगी वो भी r माइनस -1 कॉमा 1, मतलब इनके बीच की सभी वैल्यूज नहीं होंगी, क्योंकि ये साइन का व्युत्क्रम यानी माइनस साइन का क्या होता है? उल्टा होता है। साइन इज इक्वल टू 1/cos। तो इसलिए जो साइन की वैल्यूज होती हैं वो इसकी उल्टी हो जाएंगी, जिसमें यहाँ पर 0 होगा उसमें यही इनफाइनाइट नॉट डिफाइन होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला r माइनस -1 कॉमा 1, इसके बीच की सभी वैल्यूज को छोड़कर जो हमारी वैल्यूज r में आती हैं, और ये -1 1 भी होंगी, ये इन सभी पर इनकी रेंज होगी, और ये वाला इसका डोमेन होता है r माइनस। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मतलब इनको समझने के लिए जो इनवर्स या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मतलब क्या होता है। प्रतिलोम मतलब उसका इनवर्स, इनवर्स मतलब किसी भी साइन है तो उसका साइन इनवर्स, तो वो कैसे निकलता है और किन किन का होता है वो अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको जानने के लिए एकेकी तथा आच्छादक पर ध्यान देना होगा। एकेकी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, वो भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर कोई फलन हमें दे रखा है ए में कुछ अवयव हैं 1 2 3, और ये बी, कोई बी में कोई है ए बी सी, तो ये देखिए, ये ए से बी में हम मैपिंग दिखाएंगे, ए से बी में ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है,
अब देखिए ये A1 जो है B से कनेक्ट है, 2 C से कनेक्ट है और 3 A से कनेक्ट है। ये 1 1 मैपिंग है, मतलब एक एक ही फलन है। तो एक एक ही का मतलब क्या होता है, मतलब ये 1 जो होना चाहिए एक से एक ही एलिमेंट, जो ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। ये इसकी रेंज क्या होती है, जिन जिन अवयवों पर हमारा जो पहले वाले फलन होते हैं, जो प्रांत वाले, वो कनेक्टेड होते हैं, वही उसकी रेंज होती है। तो देखिए इसकी में रेंज क्या होगी, और इसको कोडोमेन बोलते हैं। ये वाला जो बना हुआ है इसको कोडोमेन बोलेंगे हम, कोडोमेन, कोडोमेन लिख देते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन। देखिए अब ये 1 बी से कनेक्ट है, 2 सी से कनेक्ट है, 3 ए से कनेक्ट है, मतलब संबंधित है। तो ये वाला क्या हो गया, एक एक ही फलन हो गया, क्योंकि एक के साथ संबंध ही हमारा एक एक ही फलन कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये आच्छादक भी, आच्छादक क्या होता है, आच्छादक का मतलब ये है जो कोडोमेन के यानी सह प्रांत के जितने भी अवयव होते हैं, वो सभी प्रांत के सभी, मतलब जो कोडोमेन के जितने भी अवयव हैं, वो किसी ना किसी काम में आ रहे हो प्रांत के अवयवों से। ये देखिए ये ए जो है 3 से, सी जो है 2 से, और ये बी जो है 1 से कनेक्ट है, मतलब इसके कोई भी अवयव छूटे नहीं है जो कि इसे आच्छादक ना होने दे, इसलिए ये आच्छादक भी है। और रेंज इसमें क्या होगी, जिन जो अवयव किसी दूसरे अवयव से कनेक्ट होते हैं, दूसरे वाले सह प्रांत के, वही अवयव जो होते हैं रेंज कहलाते हैं। जैसे कि इसकी रेंज यानी परिसर, परिसर ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। हाँ किसी किसी में ऐसा होगा, अगर ये 2 यहाँ से कनेक्ट ना होता तो इसका परिसर क्या होता, ए कॉमा बी, ये सी नहीं होता, इसलिए ये ना आच्छादक होता, एक एक ही ये आच्छादक नहीं होता फिर, क्योंकि इसमें। चलिए अब हम इनवर्स फंक्शन को समझ लेते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, जो साइन फलन, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उनको हम इनवर्स फंक्शन, उनके इनवर्स फंक्शन अस्तित्व में हैं कि नहीं है, उनको हम डिफाइन करते हैं। चलिए हम बताते हैं कि जो इनवर्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी होते हैं, ये आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन मतलब इनकी एक सीमा के बाद, मतलब एक सीमित अंतराल जो होता है उसके बाद में इनकी वैल्यू सेम आने लगती है। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि ये -1 से 1 इसकी रेंज होती है। जो रेंज -1 से 1 है वो बार बार रिपीट होने लगती है, मतलब उन्हीं के बीच में सभी वैल्यूज आने लगती हैं। जो आर है, आर की कोई भी हम वैल्यू रख रहे हैं, बार बार वो रिपीट होते रहती हैं। जैसे कि अब हम इसके ग्राफ से समझते हैं कि मतलब ये क्या होता है। तो देखिए हम सबसे पहले साइन का ग्राफ, तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले साइन के ग्राफ से। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स। तो ये देखिए साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है कि ये 0 पर ये वैल्यू 0 होती है, तो उसके बाद में बढ़ती है, π/2 पर पहुंचती है तो 1 हो जाती है, π/2 से फिर से पाई पर पहुंचती है तो 0, मतलब इनकी ये साइकिल चल रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आई और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ गई, तो इसकी वैल्यू सेम रिपीट होना स्टार्ट हो गई। 45 के बाद में यहाँ से रिपीट, मतलब यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक आई, तो ये -1 से +1 के बीच में हो गई। ये वाली -1 थी, यहाँ +1 हो गई, यहाँ पर -1 है, देखिए यहाँ, और यहाँ पर +1 हो गई, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1, उसके बाद फिर से रिपीट हुई, यहाँ -1 हो गई और यहाँ पर +1, मतलब इनकी एक साइकिल है। इसलिए ये साइकिल ऐसे चल रही है कि ये एक वैल्यू जहाँ से जहाँ तक जाएगी उसके बाद वही वैल्यू फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, इसे ये आवर्ती फलन है। अब देखते हैं हम इसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। मतलब ये जो साइन एक्स है वो एक ही, मतलब ना एक ही है ना आच्छादक है, मतलब आर से आर में एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो देखिए इसको हम एक ही और आच्छादक बनाएंगे, उसके बाद में हम इसका व्युत्क्रम फाइंड करेंगे। व्युत्क्रम मतलब प्रतिलोम फाइंड करेंगे। प्रतिलोम उसी का फाइंड हो सकता है जिनका एक ही, जो एक ही और आच्छादक होंगे वही हम प्रतिलोम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से और यहाँ तक की एक हम ब्रांच, इनकी एक इतनी बड़ी, इतना पार्ट कट कर लेते हैं। इस पार्ट को हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि एक ही है या नहीं है। अगर एक ही होगा और आच्छादक होगा तो हमारा ये इनवर्स इसका हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब प्रतिलोम। तो ये देखिए हमने इतनी इसकी ब्रांच -π/2 से +π/2 तक की ले ली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है कोई भी वैल्यू। तो ये देखते हैं, तो अगर हम इसकी वैल्यू कुछ भी रखते हैं तो ये डिफर वैल्यू आती है। देखिए जैसे कि हम -π/2 रख रहे हैं तो ये -1 आ रहा है, और इसके बाद की अगर +π/2 रख रहे हैं तो ये +1 आ रहा है, बीच की अगर 0 रख दे तो ये 0 आ जाएगा। जो भी वैल्यू रख रहे हैं सभी पर डिफर वैल्यू फाइंड हो रही है। ये 0 0 से कनेक्ट हो गया, ये -1 से ये इधर, ये वाली कोई वैल्यू होगी एक, ये भी होगी, ये भी कोई वैल्यूज होंगी जो कि कनेक्ट होंगी, तो इसलिए ये वाला एक ही हो गया। और आच्छादक भी है क्योंकि देखिए ये इधर -1, ये सारी जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो सारी कनेक्टेड है इससे,
इधर जो हमारा परिसर प्रांत है उससे सभी वैल्यू परिसर की कनेक्टेड है। रेंज और डोमेन, इन सभी की वैल्यू, जो इनकी वैल्यूज हैं सभी आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। जब ये एकाकी और आच्छादक हो गए तो हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स फंक्शन तो हम इसका फाइंड कर लेंगे और इसी का ग्राफ किस तरीके से होता है वो भी हम देख लेते हैं। जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है वो हम, तो ये देखिए ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ये इस तरीके से बनेगा, ये वाई एक्सिस पर बनता है पूरा, और ये वाला ये हमारा वाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ वैसे ही साइकिल चल रही है जैसे कि जो हमारे साइन एक्स के ग्राफ में है। देखिए यहाँ पर इतनी इतनी बड़ी स्ट्राइप है हमारी, इतनी इतनी बड़े, हम इसके पार्ट उठा लेते हैं। अब देखिए जो हमारी इन वैल्यूज पर -π/2 से +π/2 पर ये साइन इनवर्स डिफाइन है, वैसे ही हम π/2 से 3π/2 को उठाकर हम देख सकते हैं। ये सभी इतने इतने पार्ट को हम उठाकर देख सकते हैं। अब ये जो इनकी ये वाली -π/2 से +π/2 वाली है, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी मुख्य मान शाखा। मुख्य मान शाखा ये आप अभी पढ़ेंगे आगे। ये मुख्य मान शाखा क्या है? ये मेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुख्य मान शाखा ये वाली है इसकी। तो देखिए ये वाली हैं सभी, मतलब इन सभी पर वैल्यू सेम देगा -1 से +1 के बीच, लेकिन जो मुख्य मान शाखा बोली जाएगी ये वाली होगी, जिन पर -1 और +1 वैल्यू आएंगी हमारी। और ये देखिए ये वाला साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ये मतलब अगर y बराबर x मानकर एक हम बीच से लाइन खींच दें, ये y बराबर x, इसके अलोंग अगर हम कोई फिगर बनाते तो ये देखिए ये वाला इस वाले का इमेज दिख रहा है, मतलब बिल्कुल मिरर इमेज। ये वाला y साइन इनवर्स एक्स और ये y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ है, दोनों ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको मिरर इमेज ऑफ साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं। तो अब हम cos x की बात करते हैं। cos x का भी यही फंडा रहेगा, क्योंकि cos x का थोड़ा सा ग्राफ इससे चेंज होगा लेकिन बनेगा इसी तरीके। तो देखिए ये हमारे cos और cos इनवर्स x के ग्राफ बन चुके हैं। देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही है, सेम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गई तो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक गई, तो मतलब इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। उसके बाद ये भी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो गई। अब इसमें हम ये देखते हैं कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू, जो 0 से पाई की वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, मतलब cos जो है वो हमारा 0 से पाई तक जो है रिपीट नहीं कर रहा है वैल्यू, मतलब उन दोनों की वैल्यू डिफर है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये इस वैल्यू, मतलब रेंज, इसकी जो रेंज है वो क्या है, -1 1 है, और इसका डोमेन क्या लेंगे हम, 0 से पाई। इस रेंज, इस डोमेन में ये डिफाइन है, मतलब एकाकी भी और आच्छादक भी, और ये इसकी रेंज है। अगर हम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और ये वाला देखिए 0 से पाई जो इसकी रेंज होती है वो उसकी डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, और जो रेंज है वो इसकी -1 से, जो -1 से 1 जो है इसका रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इस वाले कॉस इनवर्स एक्स का, और ये इसकी रेंज हो जाएगी, मतलब 0 से पाई जो भी वैल्यू आएगी 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, और 0 से पाई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। अब हम टेन और कॉट से देखिए हमारा कॉसेक एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का फिगर दे रखा है। देखिए कॉसेक एक्स का फिगर क्या होता है कि ये इनकी वैल्यू माइनस पाई से 0 तक, ये माइनस इनफाइनाइट से और माइनस इनफाइनाइट तक रहती हैं, और ये वाली देखिए ये वाली प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रेस करती है, मतलब पहले 0 से π/2 तक घटती हैं उसके बाद में बढ़ जाती हैं। तो देखिए इसमें हम कितने से कितने बीच की वैल्यू हम लेंगे जिनसे हमारा ये एकाकी तथा आच्छादक हो जाए, जिससे हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम यहाँ से π/2 से प्लस π/2 के बीच का लेंगे, लेकिन जो 0 वाली वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स किसके बीच में, यहाँ से देखिए ये π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और -0 ये देखिए इतना हो जाएगा, हम इतना पार्ट इसका उठा लेंगे, देखिए यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, और इसको माइनस कर देंगे, ये वाले को इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से π/2 से प्लस π/2 के बीच का रेंज का ये वाला पार्ट हम ले लेंगे, और ये माइनस हो जाएगा इससे, और ये माइनस होने के बाद में जो भी इसकी वैल्यू आएगी सभी डिफर, देखिए यहाँ से यहाँ तक घटती जा रही है और यहाँ से यहाँ तक घटी है, लेकिन प्लस में है, यहाँ से यहाँ तक माइनस में। तो देखिए इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो यहाँ से ऐसे ऐसे ये वाई एक्सिस पर बन जाएगा, ये वाई बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। उसके बाद में जो कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर है वो क्या होगा,
कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत जो इसका परिसर था वो इसका प्रांत बन जाएगा, और जो इसका प्रांत था वो इसका परिसर बन जाएगा। देखिए प्रांत क्या हो गया, r माइनस माइनस वन कॉमा वन, मतलब r माइनस माइनस वन कॉमा वन का मतलब ये हुआ है कि इसके बीच की जो वैल्यू आती हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज पर ये परिसर इसका प्रांत होगा, और ये वाला जो इसकी रेंज है वो 0 को छोड़कर π/2 से π/2 के बीच की, और π/2 और π/2 माइनस और प्लस के बीच की सभी वैल्यूज होंगी बस 0 को छोड़कर। तो ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। उसके बाद में हम टेन और कॉट के ग्राफ पर चलते। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं ये सेक एक्स का ग्राफ है। सेक एक्स के ग्राफ में क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू घटी और यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई। ये पॉजिटिव रही तो सेम रहेगी, मतलब ये वैल्यू सेम रहेगी माइनस π/2 से π/2 के बीच। तो हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज है कि यहाँ से अगर यहाँ तक की वैल्यू है तो ये बढ़ रही है और यहाँ से यहाँ तक की माइनस में घट रही है। तो इसकी क्या हो जाएगी, जो रेंज है इसकी वो हो जाएगी r माइनस माइनस वन कॉमा वन। जो इसकी रेंज होगी माइनस वन कॉमा वन को बीच की सभी वैल्यूज को छोड़कर r माइनस कर देंगे, r से माइनस कर देंगे ये वाला माइनस वन कॉमा वन, जो इसकी इस फंक्शन की रेंज होगी। ये सेक इनवर्स एक्स का लिखा है, इस फंक्शन की रेंज होगी, और ये वाला इसका प्रांत होगा ये वाले का 0 पाई माइनस π/2, मतलब π/2 वाली जो वैल्यू है उसको घटा देंगे तो हमारा इसका परिसर और प्रांत मिल जाएगा। तो देखिए अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में ये एक ही आच्छादक हो जाता है, जिससे हम इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ इस तरीके वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लेंगे, और ये इसका प्रांत है और इसका परिसर है। जो इसका प्रांत था वो इसका परिसर बन गया, और जो इसका परिसर है वो इसका प्रांत बन गया। ठीक है, तो देखिए r माइनस माइनस वन कॉमा वन, मतलब अब माइनस वन कॉमा वन के बीच की सभी वैल्यूज को हटा देने के बाद में जो हमारा आएगा वही इसका परिसर होगा, वो सॉरी रेंज, परिसर प्रांत होगा, और ये वाला इसकी रेंज होगी। तो ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ भी हो गया। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, टेन और कॉट के दो ग्राफ बचे हैं उनको समझ लेते हैं। ये देखिए हमने चारों ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं, ये टेन एक्स का है, ये टेन इनवर्स एक्स, ये कॉट एक्स का, ये कॉट इनवर्स एक्स का। तो देखिए ये जो 10x का ग्राफ होता है ये माइनस π/2 से 0 तक जो कि बढ़ता है, और माइनस 0 से π/2 तक और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये माइनस π/2 से 0 तक तो बढ़ता है, मतलब ये यहाँ से माइनस से प्लस होते प्लस की ओर बढ़ता है। माइनस में सभी वैल्यू रहती है, 0 पर आ जाता है, तो 0 पर कितनी होती है साइन 10 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर 0 है, इसके बाद में यहाँ चला जाता है। तो देखिए इसका जो रेंज होगा, मतलब जो परिसर होगा 10x का, वो माइनस π/2 से π/2 लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और जो इसका परिसर होगा इस वाले फलन का वो r होगा। r की सभी वैल्यू आती हैं 0 से इनफाइनाइट तक जाता है ये। अब देखिए जो टेन इनवर्स x का ग्राफ है वो यहाँ इस तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ से हम यहाँ तक की स्टेप उठाएंगे जिसमें ये एक ही आच्छादक हो जाएगा, और एक ही आच्छादक होने के बाद में हम इसका ये वाला ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं जिसका ये ग्राफ होता है। ये वाला टेन इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं जिसका ये ग्राफ है, देखिए ये वाला। तो इसका जो परिसर और प्रांत और परिसर होता है वो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का प्रांत होगा r और परिसर होगा माइनस π/2 से π/2। तो देखिए इनके बीच की सभी वैल्यूज π/2 माइनस π/2 और प्लस π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफाइन होता है, इनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए यहाँ पर नॉट डिफाइन होगा, मतलब इनके बीच की सभी वैल्यू ली जाएंगे, ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है। अब बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। कॉट इनवर्स एक्स का क्या है, 0 से यहाँ पर 0 है, ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में जो है मतलब नॉट डिफाइन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर से नीचे मतलब घटता हुआ जा रहा है, ग्राफ घट रहा है, ये माइनस में हुई, ये प्लस में सभी वैल्यू घटेंगे, माइनस में सभी वैल्यू घटती जा रही है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक घट गई, उसके बाद में इतनी बड़ी अगर हम इसकी स्ट्राइप निकालें, मतलब इसकी एक ब्रांच इतनी 0 से पाई के बीच में अगर हम ले लें, तो ये क्या होगा, इनके बीच में डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन होगा जिससे कि एक ही और आच्छादक हो जाएगा। एक ही आच्छादक होने के बाद में इसका हम कॉट इनवर्स एक्स निकाल सकते हैं, जिसका ये ग्राफ है। कॉट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी और प्रांत क्या होगा, परिसर और प्रांत। प्रांत हो जाएगा r, जो कि r की सभी वैल्यू ले सकते हैं, और परिसर क्या हो जाएगा, तो ये टेबल से समझ लेते हैं कि इसका परिसर क्या होगा और प्रांत क्या होगा। ये वाला प्रांत होगा और ये परिसर होगा। -1 से 1 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू हम रखते हैं तो -π/2 से π/2 के बीच में, और -π/2 π/2 आना चाहिए। तो ये -1 से 1 के बीच में अगर कॉस में भी रखते तो ये 0 से पाई के बीच में इसका परिसर होगा।
और r -(-1, 1) ये r से -1, 1 के बीच की सभी वैल्यू को हटा दें तो ये इसका परिसर निकल आएगा और 0 पर ये डिफाइन नहीं होगा, जो ये परिसर होगा इसका। तो ये देखिए ये वाला भी ऐसे ही होगा और tan इनवर्स का भी होगा और ये वाला cot इनवर्स का होगा, ये अभी समझाया था। तो ये एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है sin इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखिए sin इनवर्स -1/2 को हम लेट कर लेंगे y, मतलब इसको हम y मान लेंगे। अब ये देखिए इस sin इनवर्स को इधर ले आएंगे हम, तो ये sin y बराबर क्या हो जाएगा, -(1/2). अब एक बात बताइए, ये माइनस बाहर हम निकाल देंगे और 1/2 वैल्यू साइन में कितने की होती है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है π/6 की, π/6 मतलब साइन 30 की। तो ये देखते हैं, अब देखिए ये माइनस, अब हमने ये पढ़ रखा है कि ये माइनस लगा होता है, अगर यहाँ माइनस लगा है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे साइन -π/6, और ये साइन से साइन दोनों साइड हट जाएगा। तो ये y बराबर क्या है, -π/6। ये एक बात बताइए, ये देखिए ये जो साइन होता है किसके बीच में, साइन इनवर्स किसके बीच में डिफाइन होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये देखिए ये -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू है, अगर है तो ये इसका मुख्य मान होगी। देखिए π/6 मतलब -30, ये -90 है, -90, -60, -30, ये इसके बीच में आती है, ये इसका मुख्य मान है। अतः -π/6 साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन दे रखा है cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 को हम सबसे पहले y मान लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये cos जो है इसको हम इधर भेज देंगे, cos y = √3/2। अब √3 cos में कितने की वैल्यू होती है, √3 cos में होती है 30 की वैल्यू। अब ये cos से cos हम दोनों साइड हटा देंगे, ये कितना आ गया π/6। π/6 ये इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं, 0, π के बीच में, ये 0, π के बीच डिफाइन होता है, इसलिए 0, π के बीच में हमारी ये वैल्यू अगर आ रही है तो ये इसका मुख्य मान हो गया। ये क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है sec इनवर्स 2/√3, इसको हमें मुख्य मान वैल्यू इसकी मुख्य मान फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम y मान लेते हैं, y = sec इनवर्स 2/√3, तो इसको इधर भेज देंगे, sec y बराबर 2/√3। अब 2/√3 मतलब सेक में 2/√3 वैल्यू कितने की होती है, तो देखिए हमें सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3, तो ये हो जाएगा सेक π/6। अब ये सेक से सेक हट जाएगा, ये y बराबर π/6। तो ये हमारा इसका मुख्य मान है, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, जो सेक की रेंज होती है वो जो कि ये दे रखी है, ये -π/2 को छोड़कर ये सभी पर डिफाइन होता है, मतलब ये इन सभी पर वैल्यू आएंगी। तो ये π/2 अगर इसमें से हम हटा भी दें तो ये π/6 है, π/6 इसमें आता है, तो ये इसका मुख्य मान हो गया। ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो में काफ़ी इंट्रोडक्शन पार्ट और ये क्वेश्चन 2-3 जो भी हुए हैं काफ़ी लंबा वीडियो होने जा रहा है, इसलिए हम जो अगले पार्ट इसके बाकी जो क्वेश्चंस बाकी हैं एक्सरसाइज 2.1 के, उनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी शिकायत हो तो हमें कमेंट करें, और ये ऐसे ही हमारे जो भी सारे 12th और 10th के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाते रहेंगे। और